Hello everyone. Today we are going to learn about matrix arrangement. Yeah. तो matrix arrangement basically है क्या? Matrix arrangement is kind of a distribution. ठीक है, मेरे को लोगों को चीजों को बांटना है सरल। तो चार लोगों में अगर मेरे को चार डिफरेंट ब्रांड की कार्स, चार डिफरेंट कलर की कार्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो हम मैट्रिक्स अरेंजमेंट से बेसिकली सीख क्या रहे हैं? मैट्रिक्स अरेंजमेंट से बेसिकली हम टेबल फॉर्मेशन सीखते हैं। लाइक मेरे को डेटा रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक टेबल का फॉर्मेट बना के ही करो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब आप डेटा को सही सही फॉर्मेट में लिखते हो तो वो करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो उसी चीज में अपने को मैट्रिक्स अरेंजमेंट हेल्प करता है। तो इसको जरा एक क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। मेरे को क्या दिया है? 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। बेसिकली 7 लोग हैं जिनमें से 3 लड़कियां 4 लड़के। ईच वन हैज अ डिफरेंट लाइकिंग इन स्पोर्ट। सबको अलग अलग स्पोर्ट पसंद है और सबके पास एक डिफरेंट कलर की कार है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जो वेरिएबल दिए हैं वो 3 है। लाइक मेरे को एक नाम दिया है, एक मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में इंफो दी है, और एक मेरे को कार का कलर दिया है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे 3 कॉलम बना लेते हैं। लाइक दिस इज वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं जहां पे हम लिखते हैं जो इन्फो या जो डेटा इनको नहीं देने का है। ठीक है, तो जरा हम टेबल को एक बार देखते हैं किस तरह का होना चाहिए। कुछ इस तरह का मेरा टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बाकी दोनों अरेंजमेंट से डिफरेंट कैसे है। अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने नेम ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, लेकिन लीनियर या सर्कुलर अरेंजमेंट में हम ऑर्डर नहीं फिक्स कर सकते थे, बिकॉज वहां पे मेरे को लेफ्ट और राइट वाला से इशू होता था। यहाँ पे कुछ लेफ्ट एंड राइट वाला इशू नहीं रहेगा। इसलिए आप तीनों में से एक चीज को फिक्स कर सकते हो, या जितने भी वेरिएबल दिए हो आप एक वेरिएबल फिक्स कर सकते हो। मोस्टली हम क्या फिक्स करते हैं? नेम। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप क्या फिक्स करोगे? नेम। नेम कब फिक्स नहीं करते हैं? जब मेरे को ऑर्डर गिवन हो। ऑर्डर इन द सेंस आप बोल सकते हो, जैसे मेरे को डेज गिवन है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह का डेट गिवन है, रैंक गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, ईयर गिवन है, मंथ गिवन है। आप उनको फिक्स करोगे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं डेज नहीं चेंज कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मंडे के बाद वेंसडे आ जाएगा। आई नो मंडे ट्यूसडे वेंसडे दिस विल बी एन ऑर्डर। ठीक है, तो जो चीज चेंज नहीं कर सकते हैं अगर वो गिवन है तो उसको फिक्स करते हैं, नहीं तो आप हमेशा क्या फिक्स करते हो? नेम। ठीक है, ओके। देखो मेरे को दिया क्या क्या है। नन ऑफ द गर्ल्स लाइक आर्चरी और टेबल टेनिस। अब देखो मेरे को यहाँ सातों में ये नहीं पता है कि फीमेल कौन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर्चरी शुड बी अ मेल, और टेबल टेनिस वाला भी क्या होना चाहिए? मेल। हमने ये लीनियर अरेंजमेंट में पढ़ा था कि हम जो मेल को है उसको स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फीमेल है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। टी लाइक्स हॉकी। अब देखो ये मेरे पास एक डायरेक्ट इन्फो है, टी को क्या पसंद है? हॉकी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? हॉकी। एंड शी ओन्स। अब शी से मेरे को क्या पता लग जाएगा कि टी इज अ फीमेल। एंड शी ओन्स ग्रीन कलर कार। तो ये डायरेक्ट इन्फो है जो मैं डायरेक्टली इस टेबल में फिल कर सकता हूँ। आर ओन्स अ ग्रे कलर कार। तो आर के आगे मैं डायरेक्टली कलर लिख सकता हूँ ग्रे। एम डजेंट लाइक फुटबॉल। अब देखो ये इन्फो मेरे को ये बता रहा है कि एम को क्या पसंद नहीं है, तो मैं एम के आगे सीधे क्या लिख दूंगा कि भाई इधर फुटबॉल नहीं आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कॉलम मेरे को यही बताएगा कि कौन सी चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एन लाइक्स कबड्डी।
एल के नाम के आगे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? कबड्डी। एंड ही से क्या पता लगता है? एल इज अ मेल। एंड ही ओन्स अ येलो कलर कार, और सीधा सीधा इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? येलो। डब्लू लाइक टेबल टेनिस। अब आप डब्लू को ढूंढोगे, उसके आगे क्या लिख दोगे? टेबल टेनिस। एंड डज नॉट ओन पिंक कलर कार, तो आप डब्लू के नाम के आगे से सिर्फ पिंक कलर हटा दोगे कि भाई इधर मेरे को पिंक नहीं लिखने का है। जेड लाइक आर्चरी। आप जेड के आगे क्या लिख दोगे? आर्चरी। एंड ओन्स व्हाइट कलर कार, साथ में क्या आ जाएगा? व्हाइट। द वन हु लाइक्स फुटबॉल ओन सिल्वर कार। देखो, अब मेरे को ये नहीं पता कि फुटबॉल किसके पास आ रहा है, लेकिन मैं इसको अलग से ऐसे लिख सकता हूँ कि जिधर भी मैं फुटबॉल लिखूंगा उसके साथ क्या लिख दूंगा? सिल्वर। ओके। वेयर एज वन हु लाइक्स बेसबॉल ओन्स ग्रे कलर कार, क्योंकि मैंने ग्रे ऑलरेडी लिखा है तो आर के पास क्या लिख दूंगा? मैं बेसबॉल। ओके। द वन हु लाइक्स क्रिकेट ओन पिंक कलर कार, तो अब मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा कि भाई मेरे को पिंक भी लिखने का है, और पिंक के साथ क्या आना चाहिए? क्रिकेट। नन ऑफ द गर्ल्स ओन ग्रे कलर कार, तो ग्रे कलर कार के किसके पास नहीं हो सकती है? फीमेल के पास। अब देखो, मेरे को यहां से पता लग गया कि भाई आर इज अ मेल। मुझे ध्यान क्या रखना था कि मेरे पास 3 फीमेल हैं और 4 मेल हैं। अब मेरे को क्वेश्चन किन के बेसिस पे करना होता है सॉल्व? जो मेरे को ये इन्फो दी है, बिकॉज जो मैंने डायरेक्टली यूज नहीं किया है मैं उस पर फोकस करूंगा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो, आर्चरी वाला मेल है तो जेड शुड बी अ मेल। टेबल टेनिस वाला मेल है तो डब्ल्यू शुड बी अ मेल। तो मेरे को 3 मेल कौन मिल गए? आर इज अ मेल, डब्ल्यू इज अ मेल, एल इज अ मेल, और जेड इज अ मेल। तो बचे हुए 3 क्या होने चाहिए? फीमेल। तो यहां से मेरे को जेंडर वाली चीज थोड़ी सी सॉर्ट होती हुई दिखी कि भाई एल मेल है, डब्ल्यू मेल है, जेड मेल है और आर मेल है। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट क्या बचा? मेरे को फुटबॉल सिल्वर और क्रिकेट और पिंक साथ में लिखने का है। अब देखो, फुटबॉल और सिल्वर के लिए मेरे पास दोनों ब्लैंक खाली होने चाहिए, और दोनों ब्लैंक किसके पास खाली हैं? एक एम के पास, एक एस के पास। लेकिन मैं फुटबॉल को एम के पास नहीं लिख सकता बिकॉज इधर मना किया है। तो फुटबॉल किधर आ जाएगा? एस के पास। और फुटबॉल के साथ में क्या लिख दूंगा? सिल्वर। बचा हुआ क्रिकेट पिंक इधर आना चाहिए एम के पास, तो इधर मैं लिख दूंगा क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ क्या आ जाएगा? पिंक। अब देखो, एक ही कलर मिसिंग रह गया है, वो कलर कौन सा है? ये पिंक हमने यूज कर लिया, येलो हमने यूज कर लिया, व्हाइट हमने यूज कर लिया, बचा रह गया ब्लैक। तो इधर कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लैक। एंड दिस इज माय सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट में क्या है ना कि आप डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते हो जी, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द पॉइंट्स जो आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो। आप उनको एक थोड़ा सा सेट फॉर्मेट में लिखते हो और आपका आंसर मैच हो जाता है। अब क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। व्हाट कलर कार डज एस ओन? एस के पास किस कलर की कार है? सिल्वर। तो माय आंसर इज ऑप्शन 4। द जेंडर हाउ मेनी पर्सन कैन बी यूनिकली डिटरमाइन? आई थिंक सातों के सातों का जेंडर निकल रहा है, तो माय आंसर शुड बी 7। हु ओन्स ब्लैक कलर कार? डब्लू। आर लाइक विच स्पोर्ट? आर को कौन सा स्पोर्ट पसंद है? बेसबॉल। तो आप इधर बेसबॉल में टेक कर दोगे और ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होता है करने का, इसको हम बोलते हैं कॉलम अप्रोच, कि आपके पास जितने वेरिएबल हैं आप उतने कॉलम बना लेते हो, प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम जहां पे आप वो इन्फो लिखते हो जो उनको नहीं देने की है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को क्या दिया है? द स्टाफ ऑफ द बैंक आर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, मिस डी, मिस्टर ई एंड मिस एफ। मेरे को 6 लोग दिए हैं। उसके बाद ये द पोजीशन दे ऑक्यूपाई, मतलब 6 लोग, उनके 6 डिफरेंट प्रोफेशन दिए हुए हैं मेरे को। ओके। द असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन। क्या बात है? कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ। मिस्टर ए इज अ बैचलर, मिस डी इज स्टेप सिस्टर,
and Mr. A is manager's neighbor. Mr. B can't have a grandson or son-in-law as he's only 20 years old. देखो, एक बार जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन मेरे को फैमिली ट्री की तरफ पुश करता हुआ लग रहा है कि भाई शायद ये फैमिली ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बट एक्चुअली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जेंडर। मिस्टर मिसेस देना या ये ना बोलना कि भाई आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मेरे को फैमिली ट्री की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम एक सेकेंड अप्रोच डिस्कस करेंगे, दैट इज टिक एंड क्रॉस। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम कॉलम वाइज बनाते हैं, दूसरे में हम देखेंगे कि टिक एंड क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, तो टिक एंड क्रॉस का टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब टिक एंड क्रॉस का क्या फंडा है। सपोज करो मैंने ए को मैनेजर बना दिया, इसका मतलब है अब आप ए को कोई और प्रोफेशन नहीं दोगे, और अब आप मैनेजर का प्रोफेशन किसी और को नहीं दे सकते, तो आप इधर क्या कर दोगे, क्रॉस। तो दिस इज हाउ टिक क्रॉस वर्क। या हम टिक क्रॉस कब यूज करते हैं, जब मेरे को एक से ज्यादा चीजें एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, कि मान लो भाई ए मैनेजर भी हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, काइंड ऑफ कि आप एक से ज्यादा मल्टीपल एंट्रीज दे सकते हो। तो एक ही चीज को जब हमें बहुत रिपीटेशन में लिखना होता है, तो हम टिक क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम कॉलम प्रेफर करते हैं, नहीं तो हम टिक क्रॉस प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। द असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो मैनेजर का ग्रैंडसन है। तो देखो, यहां से मेरे को सोचना चाहिए कि भाई असिस्टेंट मैनेजर इज अ मेल। भाई अगर मैं किसी का ग्रैंडसन हूं, इसका मतलब है मेरा जेंडर डिफाइन हो रहा है कि मैं मेल हूं। तो आप बोलोगे मिसेस सी, मिस डी एंड मिस एफ, ये तीनों कभी असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकते, बिकॉज ये तीनों फीमेल हैं। अब उसके बाद मेरे को दिया है कि मैनेजर का ग्रैंडसन है। तो देखो, अगर कोई ग्रैंडसन बन रहा है, इसका मतलब है ही इज गोइंग इनटू द सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, मतलब अगर, अब देखो, अगर कोई ग्रैंडसन बन रहा है, इसका मतलब है कि भाई पहले मेरे को बच्चे करने पड़ेंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, तो इसका मतलब है आई एम मैरिड, तो मैनेजर इज अ मैरिड मैन और वुमेन। अब मिस डी और मिस एफ जो है, ये कभी भी मैनेजर नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज ये दोनों अनमैरिड है। मिसेस सी हो सकता है। देखो, अब मेल के साथ क्या है ना, कि चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके आगे मिस्टर ही लगता है। लेकिन फीमेल का क्या है कि अगर वो मैरिड है तो मिसेस हो जाता है, और अनमैरिड है तो मिस हो जाता है। ठीक है, तो इससे मेरे को सी का नहीं पता, लेकिन मिस डी एंड मिस एफ आर डेफिनेटली नॉट मैनेजर। कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ। अब जो कैशियर है वो स्टेनोग्राफर का सन इन लॉ है, इसका मतलब है कैशियर इज अ मेल। ऑलमोस्ट सेम तरह का लॉजिक चल रहा है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का हुआ, वैसे ही कैशियर और स्टेनोग्राफर का हुआ, कि भाई कैशियर जो है वो स्टेनोग्राफर का दामाद है। तो आप बोलोगे कि भाई मिसेस सी, मिस डी और मिस एफ, ये तीनों कैशियर नहीं हो सकते, जेंडर मैच नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे क्योंकि स्टेनोग्राफर का सन इन लॉ है, अब दामाद के लिए पहले मेरे को बेटी चाहिए, और बेटी के लिए शादी करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि भाई मिस डी और मिस एफ जो है वो स्टेनो नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। मिस्टर ए इज अ बैचलर। देखो, मिस्टर ए बैचलर है, इसका मतलब ये मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजर का तो ग्रैंडसन है। कैशियर नहीं हो सकता, क्योंकि कैशियर सन इन लॉ है। स्टेनोग्राफर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेनोग्राफर का ही सन इन लॉ कैशियर है। आगे क्या दिया है, मिस डी इज टेलर स्टेप सिस्टर। मिस डी जो है वो टेलर की स्टेप सिस्टर है, तो मिस डी टेलर नहीं हो सकती। अब देखो, मिस डी के पास एक ही प्रोफेशन का ऑप्शन बचा, दैट इज क्लर्क, तो आप क्लर्क में टेक कर दोगे। अब क्योंकि आपने मिस डी को क्लर्क बना दिया है, तो अब आप किसी और को क्लर्क नहीं बना सकते, तो आप बाकी सब में क्रॉस कर दोगे। अब आप मिस एफ पे ध्यान दोगे, तो उनके पास एक ही प्रोफेशन बचता है, टेलर, तो आप टेलर में टेक कर दोगे, और बाकी सब में से टेलर को क्रॉस कर दोगे। फिर आप मिस्टर ए पे ध्यान दोगे, इनके पास एक ही प्रोफेशन बचता है, असिस्टेंट मैनेजर, तो आप असिस्टेंट मैनेजर में टेक करोगे, और बाकी सबके पास से असिस्टेंट मैनेजर का ऑप्शन हटा दोगे। ओके, अब आगे चलते हैं।
एंड मिस्टर ई इज मैनेजर्स नेबर। मिस्टर ई जो है वो मैनेजर का नेबर है, इसका मतलब मिस्टर ई भाई मैनेजर नहीं हो सकता। ओके, मिस्टर बी कांट हैव अ ग्रैंडसन। अब क्योंकि मिस्टर बी का ग्रैंडसन नहीं है तो ये मैनेजर नहीं होगा। और सन इन लॉ, मिस्टर बी का सन इन लॉ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये स्टेनोग्राफर नहीं होगा। अब मिस्टर बी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कैशियर, तो आप कैशियर में टिक कर दोगे। अब जैसे ही आप कैशियर में टिक करोगे वैसे ही आप कैशियर का ऑप्शन मिस्टर ई के पास से हटा दोगे। अब मिस्टर ई के पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज स्टेनोग्राफर, तो आप स्टेनोग्राफर में टिक कर दोगे और स्टेनोग्राफर मिसेस सी के आगे से हटा दोगे। और मिसेस सी के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज मैनेजर। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप मैनेजर पहले भी कर सकते थे टिक, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब देखो हु इज मैनेजर, तो आई थिंक मिसेस सी शुड बी माय आंसर। असिस्टेंट मैनेजर तो मिस्टर ए। हु इज टेलर, टेलर कौन होने वाला है, तो आप बोलोगे मिस एफ। क्लर्क कौन होने वाला है, आप बोलोगे मिस डी। कैशियर कौन होने वाला है, आप बोलोगे मिस्टर बी। तो ये अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, इसमें मेरे को क्या दिया है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 8 लोग दिए हैं मेरे को। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हो तो आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में चेंज क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे को दिया है स्टडिंग इन 3 डिफरेंट कॉलेज, 8 लोग 3 कॉलेज, इसका मतलब है भाई कॉलेज रिपीट कर रहा होगा। कॉलेज के नाम क्या दिए हैं मेरे को, ए बी एंड सी, इन 3 डिसिप्लिन्स, और मेरे को 3 डिसिप्लिन दिए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो जब 8 लोग को आप 3 कॉलेज और 3 डिसिप्लिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको लोगों को कॉलेज भी ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब ए बी सी का रिपीटिशन होगा नाम के आगे। और मेरे को जो इनके डिसिप्लिन है उनको भी रिपीटिशन में लेना पड़ेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विद नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3 इन एनी कॉलेज। नॉट लेस देन का मतलब होता है कि आप किसी को भी दो से, किसी भी कॉलेज में 2 से कम लोग नहीं रख सकते। मतलब मेरे को पर कॉलेज मिनिमम 2 स्टूडेंट रखने हैं, और मैक्सिमम कितने रख सकता हूं मैं, 3। अब ऐसी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज ये मेरे को रेंज डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे जैसे आप रीजनिंग में आगे बढ़ते हो तो ऐसे स्टेटमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है भाई मेरे को हर कॉलेज में या तो 2 लोग रखने हैं या 3 लोग रखने हैं। तो बेसिक सा फंडा है भाई, 3 लोग 3 कॉलेजेस हैं। देखिए तो बेसिक सा फंडा है, 3 कॉलेजेस हैं, मेरे को क्या करने का है, मिनिमम 2। तो मैंने रखे 2, 2 और 2, इसका मतलब है टोटल 6 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब फिर से 2 बचे रह गए। अब मैं 2 किसी एक को नहीं दे सकता बिकॉज फिर कितने हो जाएंगे, 4। तो मेरे को एक इधर देना पड़ेगा, एक इधर। मुझे ये नहीं पता कि ए बी सी कौन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 3, 3 और 2 वाला। ओके, ओके, नॉट मोर देन 3 ऑफ देम स्टडी इन एनी थ्री, इन एनी ऑफ द 3 डिसिप्लिन। अब यहाँ पे जो मेरे को डिसिप्लिन दिया उसमें दिया है कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जब आप 3 डिसिप्लिन में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते तो मैक्सिमम आप, इसका मतलब है कि आप कितने ले सकते हो, 3। 3 लोग हैं, अब आप फिर से सोचो, आप 3, 3, 2 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते बिकॉज फिर अगर मैंने एक में भी कम किया तो वो लोग क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लाइक अगर मैं 4, 2, 2 लेता हूं तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मेरे को इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट करने का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीटिशन हो रहा है तो अगेन आई विल बी यूजिंग टिक क्रॉस। ठीक है, तो जरा अपना टेबल देख लेते हैं कि टेबल फॉर्मेशन किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, जिसमें मुझे ध्यान रखना है कि कॉलेज 3, 3, 2 होना चाहिए। मतलब मेरे को किसी, ऐसा करना है कि सपोज मैंने ए में 3 टिक कर दिए, फिर बी में 3 टिक कर दिए, तो मेरे को सी में 2 टिक करने। सेम गोज फॉर ट्रेड, मेरे को किसी एक ट्रेड में 3, फिर एक ट्रेड में 3 और एक ट्रेड में 2 टिक करने। मेरे को ये नहीं पता कौन सी ट्रेड, बट मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का रहने वाला है।
ओके, अब जरा पॉइंट पढ़ते हैं। डब्ल्यू स्टडीज इलेक्ट्रिकल इन कॉलेज बी विद ओनली टी। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू क्या पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल, तो मैं डब्ल्यू के आगे इलेक्ट्रिकल में टिक कर दूंगा। इन कॉलेज भी तो मैं बी में टिक कर दूंगा। अब देखो, मैंने डब्ल्यू को कॉलेज दे दिया बी, तो अब डब्ल्यू ए और सी में नहीं हो सकता। डब्ल्यू को ट्रेड दे दी इलेक्ट्रिकल, तो डब्ल्यू मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हो सकता। तो मेरे को डब्ल्यू वाला फंडा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, विद ओनली टी। इसका मतलब है डब्ल्यू और टी सेम कॉलेज में। ओनली का मतलब है सिर्फ दो ही लोग होने वाले हैं। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई बी में कितने लोग पढ़ रहे हैं, दो। और मैंने दोनों टिक बी में कर दिए, तो अब मेरे को बी में और टिक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बाकी सबके में क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। और इधर टी के आगे ए और सी में क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो इधर मेरे को समझ में आया कि भाई इनका कॉलेज ये होने वाला है, और बी की ट्रेड इलेक्ट्रिकल होने वाली है। टी, हु स्टडीज मैकेनिकल, और ये हमने लीनियर में पढ़ा था कि भी हु या हु से पहले जिसका नाम होता है आगे वाली इन्फो उसके लिए। तो टी क्या पढ़ रहा है, मैकेनिकल, तो आप टी का मैकेनिकल में टिक कर दोगे, और बाकी दोनों ट्रेड में टी का क्रॉस कर दोगे। आगे चलते हैं। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी। अब देखो पी और जेड कॉलेज सी में नहीं पढ़ रहे, तो मैं पी के आगे सी में क्रॉस लगा दूंगा, जेड के आगे सी में क्रॉस लगा दूंगा। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ कॉलेज ए में पढ़ने का। इधर एक टिक आ जाएगा, इधर एक टिक आ जाएगा। ठीक है, एंड स्टडी इन दी सेम डिसिप्लिन बट नॉट इलेक्ट्रिकल। अब यहां पे मैं लिख दूंगा पी कॉमा जेड सेम डिसिप्लिन, बिकॉज मुझे नहीं पता कौन सी होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो मैं एक बार इलेक्ट्रिकल में पी के आगे क्रॉस कर दूंगा और एक बार मैं जेड के आगे क्रॉस कर। अब या तो दोनों मैकेनिकल पढ़ रहे हैं या तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। आर स्टडीज मैकेनिकल इन कॉलेज सी विद वी। आर क्या पढ़ रहा है भाई, आर मैकेनिकल पढ़ रहा है। कहाँ पे पढ़ रहा है, कॉलेज सी में, तो आप सी में टिक कर दोगे। किसके साथ पढ़ रहा है, वी के साथ, तो आप वी में सी में टिक कर दोगे। और वी क्या पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल, तो बहुत बढ़िया बात है, और वी के आप इलेक्ट्रिकल में से टिक कर दोगे। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि भाई आर सी को बिलोंग कर रहा है, तो आर के ए में नहीं पढ़ सकता। वी सी से पढ़ रहा है, तो भाई वी ए में नहीं पढ़ सकता। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई आर मैकेनिकल में है, तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रॉस कर दोगे, और इधर वी का इलेक्ट्रिकल टेक किया है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रॉस कर दोगे। गोइंग स्मूथली। आगे क्या दिया है भाई मेरे को, एस स्टडीज मैकेनिकल। एस क्या पढ़ रहा है, मैकेनिकल, तो आप एस का मैकेनिकल में टेक कर दोगे। एंड डज नॉट स्टडी इन दी कॉलेज वेयर आर स्टडी, और एस आर के साथ सेम कॉलेज में नहीं है, तो आप एस में सी के आगे क्रॉस कर दोगे। अब एस के पास ऑप्शन क्या बचा, ए, तो आप ए में टिक कर दोगे। बिकॉज मेरे को पता था कि भाई 3-3-2 वाला कॉम्बिनेशन है, तो ए में तीन लोग होने चाहिए और सी में तीन लोग होने चाहिए। ए के तीन टिक हो गए, तो मुझे क्यू में क्रॉस करना पड़ेगा, और सी में क्यू में टिक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कॉलेज सॉर्ट आउट हो गए, मेरे को ये पता लग गया कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़ रहा है। ओके। ओके, तो मेरे को दिया था एस स्टडीज मैकेनिकल एंड डज नॉट स्टडी इन दी सेम कॉलेजेस आर, तो आप एस ने मैकेनिकल में टेक किया, तो इधर क्रॉस कर दोगे। अब देखो, आपको पता था कि भाई मैकेनिकल में क्या है, तीन से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो इधर क्रॉस आ जाएगा, इधर क्रॉस आ जाएगा, इधर क्रॉस आ जाएगा, लाइक मैकेनिकल और कोई ट्रेड नहीं ले सकता। अब पी के पास ऑप्शन क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक करोगे, दूसरे का आपको पता नहीं। और जेड के आपके पास ऑप्शन क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में टिक करोगे, जो कि मुझे दिया था कि पी एंड जेड बिलोंग टू सेम डिसिप्लिन। ओके, क्यू डज नॉट स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे को बस एक ही पॉइंट चाहिए था, क्यू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रॉस कर दोगे और इलेक्ट्रिकल में टिक कर दोगे। तो यू आर डन विद दिस वन। जब तक पॉइंट खत्म करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
Okay, which of the following combination of college student specialization is correct? C R electronics, C R mechanical. So I think option 1 is wrong. A Z electrical, A Z electronics. Option 2 is wrong. B W electronics, W B electronics, which is again wrong. तो ऑप्शन 4 क्योंकि बचा रह गया तो ये मेरा आंसर हो जाए. अब देखो, ये मेरे को क्वेश्चन में भी गिवन था. अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि इन्फो भी इस तरह से गिवन होती है कि मेरा आधे क्वेश्चन में भी काम चल जाए. अब मेरे से अगला पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज डू टू स्टूडेंट स्टडी इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन. भाई दो बच्चे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के कहाँ पे हैं? देखो भाई, एक तो सी में एक पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल का, सी में दूसरा भी पढ़ रहा है. तो आई थिंक ओनली सी शुड बी माय आंसर, क्योंकि भाई क्यों कौन से डिसिप्लिन में पढ़ रहा है? इलेक्ट्रिकल. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व. दैट्स ऑल फॉर मैट्रिक्स अरेंजमेंट गाइस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.